उनके साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं। उनके साथ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री पायल वैद्य जी हैं और प्रदेश में महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर जी। आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सीधा डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आज के विषय में हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े ही वरिष्ठ नेता और पुराने साथी और आपके लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे नेता प्रतिपक्ष विधायक दल के मुखिया श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डेजी जी, महामंत्री वैद्या जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार मित्रों, आज रविवार के दिन आपको थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर आमंत्रित किया है। असुविधा हुई हो तो सबसे पहले उसके लिए क्षमा याचना। और जिस विषय को लेकर के इस पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है वो तो आपकी जानकारी में है ही, लेकिन उस विषय पर बात करने से पहले मैं 2-1 मिनट लेकर के ये स्पष्ट कर दूं कि जब हम इस नारी शक्ति बंधन बिल की बात करते हैं तो मात्र इस बिल को लेकर के चर्चा करने का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और उसकी विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु रहा है। आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014-26 मई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था, तो मोदी जी ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित है। और इसके कुछ समय बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं केवल 4 जातियों को जानता हूं, महिला, युवा, किसान और गरीब। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि महिला का उत्थान, महिला का विकास भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उसके उपरांत जो सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस का उनका भाषण रहा लाल किले से 15 अगस्त सन 2014 में, तो यदि आप स्मरण करें तो उन्होंने आह्वान किया था शौचालय बनाने का, और विशेषकर फीमेल टॉयलेट्स, महिलाओं के लिए। और देखते ही देखते ये स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन का रूप धारण कर गया और पहले ही वर्ष में लगभग 4 लाख शौचालय निर्माणित हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के स्कूल में, गर्ल्स स्कूल्स में। और ये कोई साधारण बात नहीं थी। लोग और आम जनता किसी हद तक उस दिन असमंजस में भी थी कि लाल किले से तो हमने प्रधानमंत्री को बड़े बड़े फलसफे बोलते हुए सुना है, तो ये पहली बार कौन प्रधानमंत्री है जो शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें मूल विषय था हमारी बच्चियों की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का, हाइजीन भी, और स्कूल अवस्था में जिस प्रकार बहुत सी बालिकाओं को तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं उसको लेकर के भी। आज कोई ऐसा बच्चों का स्कूल नहीं बचा जहां महिलाओं के लिए ये व्यवस्था ना हो। उसके बाद एक के बाद एक, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे उज्ज्वला, कभी किसी प्रधानमंत्री ने 70 बरस इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारी माएं, हमारी बहनें दिन भर जब चूल्हे में फूंक मार करके अपने फेफड़े भी बर्बाद कर देती हैं, समय और ऊर्जा भी, इसका भी कोई विकल्प हो। और देखते ही देखते आपने देश भर में एक मुहिम का रूप धारण हुआ और हमने जा जाकर जब लाभार्थियों से बात की तो
दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाती थी। एक महिला ने कहा, जिसे बाद में हमने महिला मोर्चा में शामिल कर दिया, बोले साहब सारा दिन फूंक मारती, रात तक रोटी ना पकती, सांस भी फूल जाता और सांस से डांट भी पड़ जाती। अब सुबह 1 घंटे में फारिग हो जाती हूँ और मैंने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। जहाँ शौचालय की बात करें तो मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9वीं कक्षा की एक बालिका थी। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब हमारे घर में भी शौचालय ना बने। गरीब परिवार था, वहां शौचालय नहीं था। जब हमें सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी हुई तो डीएम से कह करके एक सर्वे करवाया गया। उसी प्रकार के लगभग 200 घर उस तहसील में निकले, पिछड़ी जातियों के, जहां पर शायद शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो आप देखिए कितनी बड़ी समस्याओं से दो चार था ये देश और इस देश की नारी शक्ति। और इस तरह से बार बार महिलाओं को लेकर के सैनिक स्कूल में उनका प्रवेश हो, उनका दाखिला हो। आज ये बात इसलिए कहनी अनिवार्य है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब चौथी चुनाव आ गया। चुनाव हो कि ना हो, किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में नारी को लेकर के और देश की महिलाओं को लेकर के उनके अलग अलग पहलुओं की चिंता की गई। सेना में कॉम्बैट ऑपरेशंस में महिलाओं के भाग लेने, पहली बार गणतंत्र दिवस पर महिला की अगुवाई में रिपब्लिक डे परेड होने लगा। ये कोई आज से नहीं हो रहा। आज आप सिविल सर्विसेज में देखिए, पिछले 7-8 वर्षों से कोई ऐसा साल नहीं जाता जब टॉपर्स बच्चियां ना हो। इस साल भी सिविल सर्विसेज आईएएस की पहली 3 टॉपर्स में 2 बेटियां हैं। पिछले साल तो 3 बेटियां थी। और छोटे छोटे शहरों से, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब से बेटियां आई सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण हो रही हैं, जहां पर के सिविल सर्विस का कोई रिवाज ही ना था, किसी ने सुना ना था। लोग समझते थे ये तो बिहार, आंध्र प्रदेश और केरल के बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों को उस तरह की सुविधा मिली। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ, 2014 में भी एक बेटी टॉपर थी, उसका नाम शायद हीरा सहगल था। 2015 में दूसरी बेटी आई, उसका नाम टीना डाबी। और 2016 में एक मंगलौर की बेटी नंदिनी। ये दोनों पहले वाली जो थी ये उत्तर भारत की। फिर चौथे साल जाकर के एक लड़के को मौका मिला। यानी कितनी भारी मात्रा में नारी शक्ति इस देश में मौजूद थी। द वुमन पोटेंशियल विच वाज वेटिंग टू बी अनलॉक्ड, which had not been provided the right opportunities, right outlets, वो अब होने लगा। ये कमाल पिछले 10 वर्षों में हुआ। चुनाव हो कि ना हो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, मोदी सरकार का पूरा रिकॉर्ड स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, तो आपको ध्यान में आएगा। और ये इसलिए भी, और उससे हमारे देश की बच्चियों की एस्पिरेशन में भी सर्च हुआ, उनकी आकांक्षाएं भी जागी हैं। आज हर तरफ देखिए, पत्रकारिता भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। एक जमाने में मुझे कोई कह रहा था कल ही के साथ पूरे देश में गिन करके 2 डीएम महिलाएं होती थी। आज आधा पंजाब महिला डीएम से भरा हुआ। और आकांक्षा की बात करते हैं तो अभी 3 साल पहले श्रीनगर से एक बच्ची, सोपुर, जो कि आतंक प्रभावित क्षेत्र था, 3-4 साल पहले की बात है, उसने आईआईटी में दाखिला हासिल किया। तो मैं ऐसे बच्चों को बोला था उनसे सीखने के लिए, बेटी तूने तो कमाल कर दिया। घर परिवार में उस तरह से सुविधा नहीं, आर्थिक व्यवस्था उस तरह की नहीं, ना कोई कोचिंग सेंटर। तो जानते हो उसने क्या किया? देखिए दी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर विच द क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो छोटी सी बच्ची 12वीं कक्षा पास की, उसने अपने जेब से यह निकाला और मुझे कहती है कि अंकल 8 months 12 hours IIT क्रैक। मुझे फॉर्मूला पढ़ाती है कि 8 महीने सर में तेल डाल करके पढ़ाई करिए, 14 घंटे रोज IIT हो जाए। ये जो एस्पिरेशन सर्ज आया, ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चियों में आया है, ये सारा मोदी जी की देन है।
मोदी सरकार की देन है। और इसलिए इसी तरह से पिछले ही साल पुंछ का जिला पत्रकारों ने ऑपरेशन सिंदूर में रोज उसकी रिपोर्टिंग की, सारा वॉरफेयर वहीं हुआ। एक सरहदी जिला है, उसमें छोटा सा एक डिग्री कॉलेज है, बीए पास करके एक बच्ची पहली अटेम्प्ट में 11th रैंक, ऑल इंडिया 11th टॉपर। यानी हमने अपनी महिला शक्ति का पूरा कभी उपयोग किया ही नहीं, कभी सदुपयोग किया ही नहीं। ये सारा का सारा क्रम गत 11-12 वर्षों में प्रारंभ हुआ और एक स्तर से दूसरे स्तर पर मोदी जी इसको ले जाते रहे और आखिरकार उनको ये भी महसूस हुआ और देशवासियों में भी जागरूकता पैदा की कि अब महिला इस स्तर पर पहुंच गई है that she is no longer a participant, she is capable of leading the development journey of India। और उसके लिए उसको उसी के अनुकूल स्थान पर बिठाना अनिवार्य है। और इसी सोच के साथ ये 33% आरक्षण, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने पिछले 50 साल से करते रहे लेकिन कभी लागू नहीं करने देते थे, उसको लागू करने का काम किया। आपने संसद की कार्रवाई तो बड़ी विस्तार में देखी है, उसमें मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब एक बड़ी कठिनाई से बहुत ज्यादा अध्ययन करके, एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके, रिसर्च करके एक विकल्प निकाला गया जिससे कि प्रभावी ढंग से 33% आरक्षण, और इस बात से भी प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 33% पहले से ही लागू था हमारे पदाधिकारियों में। कहने का तात्पर्य ये कि वी वर नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है। उन्होंने तो अपनी पार्टी में भी लागू नहीं किया क्योंकि वो परिवारवाद पर आधारित पार्टी है। अगर वहां कोई महिला भी होगी तो परिवार की होगी। लेकिन जो हमने संगठन में अमल में लाया था, उसको जब लाने का वक्त आया तो ये मोदी जी की सरकार थी जिसने ये विकल्प ढूंढा। और चूंकि मोदी जी की ये दिली ख्वाहिश है कि आने वाले चुनाव में 2029 में ही ये लागू हो जाए और महिलाएं इसके लिए तैयार है। अब वो जमाना नहीं रहा, हमने भी देखा, अध्यक्ष जी ने भी देखा, पदाधिकारी बनाने के लिए, महिला मोर्चे की पदाधिकारी बनाने के लिए घर घर ढूंढना पड़ता था। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, खासतौर हमारे क्षेत्र में। मोदी जी के आने के बाद वो भी तस्वीर बदली है। और इसलिए जब ये विकल्प सामने रखा गया कि हम 33% लाएंगे और सभी दल मिलकर के सर्वसम्मति से इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ इसका समर्थन करेंगे, तो आखिरी वक्त में कांग्रेस के साथ जुड़ करके सारे इंडी ब्लॉक के नेताओं ने इसमें बाधा डाली और इस बिल को गिरा दिया। और वो चाहते हैं कि वो जो पुराना चल रहा है व्यवस्था उसी से चले। अब आपको मालूम है कि जब पिछली बार जो हमारी सीटें तय हुई थी, जिसमें 543 मेंबर है, लेकिन उसकी संख्या जो तयशुदा है वो 550 है। उस समय भारत की जनसंख्या कुल मिलाकर के 55-56 करोड़ थी। अब 3 गुना बढ़ गई। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख मतदाता। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां एक जमाने में डॉक्टर करण सिंह चुनाव जीतते थे। अक्सर ये कांग्रेस की रहा करती थी पहले। उस समय 5-7 लाख वोटर होंगे। तो अगर आप व्यवहारिक ढंग से भी देखें तो जनप्रतिनिधि अपने लोगों के साथ, गरीब के साथ जुड़ा हो, उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखे, उसके लिए ये अनिवार्य है, लाजिम है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या भी बढ़ाई जाए महिला आरक्षण के साथ साथ। और इसलिए कहा गया कि ये जो 50% बढ़ाने के फार्मूला के तहत 550 का आंकड़ा हो जाएगा 850 और 543 का होकर के बढ़ के हो जाएगा 815 या 816। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी क्योंकि जिस समय ये निर्धारित की गई थी उस समय दृश्य कुछ और था।
अब लंबी चौड़ी फैली हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी और इतने सारे लोग, और इसलिए वो जो एक मकसद या उद्देश्य था उसको भी लाने में इन्होंने बाधा डाली, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने के बजाय उसका टाल मटोल करने के अजीबो गरीब तर्क रखे जाने लगे। पहले तो कहा जाने लगा कि साहब आप जाति पर आधारित सेंसस नहीं करवाना चाहते, तो गृह मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तो तर्क आधारित ही होगा, एविडेंस बेस्ड सेंसस पहले से ही शुरू हो चुका है और वो जाति पर आधारित है। फिर जब वो तर्क नकार दिया गया तो बोले साहब आप धर्म पर आधारित नहीं करते, मुस्लिम महिलाओं के लिए संविधान कहता है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर भी हम सबसे ज्यादा अनुभवी और विद्वान वो थे जिन्होंने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान निर्माणित किया, रचित किया, वो भी इसका जिक्र करते, उन्होंने भी इस बात से इनकार किया। उसके बाद 50-60 साल सरकार कांग्रेस की रही, आपने तब बात नहीं की, लेकिन अभी आपको टालने के लिए बहाना चाहिए। और आपने क्या किया मुस्लिम महिलाओं के लिए? ट्रिपल तलाक का बिल तो मोदी जी लाए, शाह बानो का केस आपने सबोटाज किया, यानी आप अपने परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए और परिवारवाद जारी रहे उसके लिए समय के समय पर परिस्थिति को देखकर उसकी अनुकूलता के साथ नए नए तर्क बना करके आएंगे। और भूल रहे हैं कि आज ये युवाओं का देश है, 70% से अधिक आबादी 40 वर्ष से कम की है, एंड दे आर द ओपिनियन मेकर्स। वो इस मन घड़त तर्क या मन घड़त आप जो बात रखेंगे उसके झांसे में आने वाले नहीं है, बल्कि इससे इनकार करेंगे। और इसलिए हमें विश्वास है कि देश की महिलाएं जिस तरह से वो आहत हुई हैं, और मोदी जी ने स्वयं, आप सब ने कल सुना अपने टेलीविजन के टेलीकास्ट में जिस तरह की उन्होंने वेदना प्रकट की है, मन से उनको आहत पहुंची है, क्योंकि ये जो बिल लाया गया था ये केवल एक मात्र बिल ही नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों की आत्मा के साथ जुड़ा था। और हमें विश्वास है कि देश भर की महिलाएं एक मुहिम के तौर पर इस कानून के समर्थन में आएंगी, ताकि 2029 के चुनाव में इसे लागू किया जा सके, और फिर धीरे धीरे उसके उपरांत उसके पश्चात विधानसभाओं में जिन जिन में भी चुनाव हो उस पर भी ये आरक्षण जारी रहे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई बात करनी है, क्योंकि बाकी सब तो आपने बिल पढ़ ही लिया है। सर, क्या भाजपा पार्टी के अंदर महिला आरक्षण को सुनिश्चित करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही 33% आरक्षण दे रखा है अपने पदाधिकारियों में। नहीं डॉक्टर साहब, चुनावों में भाजपा करेगी क्या? चुनावों में जब संवैधानिक तौर पर 33% आएगा तो सबके लिए लाजिम हो जाएगा। हम इसीलिए तो ला रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम कह रहे हैं बाकी भी करें। अगर वहां से नहीं होता तब तक भाजपा एग्जाम कंप्लीट करेगी। अगर बिल पास नहीं भी होता तो 33% क्यों, हम उससे ज्यादा देंगे महिलाएं। हम तो मेरिट पे देते हैं, परिवार को देख के थोड़ी देते हैं। आपको कैसे गलतफहमी होगी? आज भी मैं ये कह रहा हूँ, क्यों 33%, क्यों नहीं 35%? नहीं, मैंडेटरी क्यों करना? मैंडेटरी करने से आप बंद जाते हैं। मैं कह रहा हूँ खुली छोड़ दो ना, तो 50 जितनी आए महिलाएं, जो जिसमें आज भी हमारी भारी संख्या में महिलाएं हैं, 70-80 महिलाएं हमारी जो सांसद हैं। कल को अगर 35%, क्योंकि जब भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जब भी हर
विधानसभा क्षेत्र के लिए पैनल बनाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तुम उसके लिए काबिल हो, लेकिन क्योंकि तुम महिला हो इसलिए काटना है, वो मेरिट पे बनाया जाता है। सर भाजपा आप हमें हम यही कह रहे हैं कि आप महिला को क्यों आंकड़ों में बांध रहे हैं, आप उसको खुली छूट दीजिए। सर भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को क्लेम करती है, क्या भाजपा को ये पता नहीं था कि बिल गिर जाएगा? ऐसे तो आप लोग सारी रिसर्च करते हैं, और जब 2 राज्यों में चुनाव है उस समय ही विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? और दूसरा ये कि जब आप लोगों ने 2023 में ये बिल पास किया था तो आप लोगों ने कहा था कि नए तरीके से सेंसस को लिया जाएगा, डिलिमिटेशन भी उसी हिसाब से होगी, तो फिर अब ये साउथ के जो राज्य है वो कह रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है, राज्यसभा में जिस तरह आप लोगों ने उसके लिए निर्धारित नहीं किया है कि कितना रिजर्वेशन होगा, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? ये प्रश्न आप पूछने वाली कोई मेरे ख्याल 100 के बाद 100 लोग तो पूछ चुके हैं, और आपने क्या इसका उत्तर सुना अभी तक? इसमें सर एक्चुअली क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है। इसकी पहली बात तो ये है कि हम रिसर्च करते हैं, चोरी नहीं करते। हम दूसरी पार्टियों के दफ्तरों में जाके ताक झांक नहीं करते कि वो क्या सलाह कर रहे हैं कि वोट कहाँ डालना है। भारतीय जनता पार्टी एक मयार की पार्टी है, एक मर्यादा की राजनीति करती है। हमने तो खुले मन से उनको अपील किया कि आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए, अपने घर में अपनी गृहिणियों से पूछिए क्या ये फैसला सही है कि नहीं। हमने कहीं जाकर के वो ट्रांसमीटर नहीं लगाया कांग्रेस के दफ्तर में सोचने को कि जो आप कहेंगे, लेकिन शायद यही हमारी गलती थी कि हमने ईमानदारी से ये विश्वास किया कि इस विषय में, और मोदी जी ने तभी इंटरवेंशन भी किया पहले दिन जब डिबेट का था, इस अपील को करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये भी मत सोचिएगा कि इसका श्रेय, इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है या प्रधानमंत्री मोदी को जा रहा है। मैं पहले से ही कह देता हूं इसका क्रेडिट आपको जाएगा, और मैं इश्तेहार छापने को तैयार हूं अखबारों में, पत्रिकाओं में कि इसका क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, इंडी को जाता है, मुझे नहीं जाता। इससे ज्यादा और ईमानदारी क्या हो? सर जिस तरह से सर, प्राइम सेंसस और मिनिस्टर ने कल डिलिमिटेशन को अपने लेकर थोड़ा सा नेशनल टेक्निकली एड्रेस बता दें में तो ज्यादा क्लैरिफाई किया है, एक जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने नेशनल एड्रेस में क्लैरिफाई किया, व्हाट रिएक्शन वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस कि कोर इशू है विमेन रिजर्वेशन, यू वांटेड टू डाइवर्ट इनटू अदर वे फॉर द डीलिमिटेशन, जिसमें उन्होंने एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि जो संख्या बढ़नी है प्रपोज्ड, उसमें जो महिलाओं की संख्या दैट वुड गो अराउंड 180, और संख्या जो पुरुषों की बढ़ेगी दैट वुड इंक्रीज बाय 200 प्लस। सो फिर भी वही महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा, दैट इज देयर लॉजिक। सो हाउ वुड यू डिफेंड दिस? Now I think you should ask them, are they not linking delimitation with the reservation? The only point is they are asking you to wait for the ongoing census results to come out. But the keenness and the commitment of the Prime Minister is to such an extent, he is insisting, why wait? Why not go ahead? सेंसस तो वो भी कह रहे हैं, और सेंसस के बाद फिर डीलिमिटेशन होगा, और आपको मालूम है सेंसस का कितना लंबा एक प्रक्रिया, उसके बाद डीलिमिटेशन की कितनी लंबी प्रक्रिया। अभी हमने जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन करवाया तो हमें लगभग 2-2.5 साल लगता है। एक विधानसभा में जाना पड़ता है, 2-3 दिन वहाँ पर रुक करके, आवास करके, वहाँ पर प्रवास करके सभी प्रतिनिधियों से बात करनी पड़ती है। तो इसलिए, और ये जो एक फार्मूला लाया गया जिसमें विन विन फार्मूला है कि जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसी का 50% बढ़ा दिया, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी को ये गिला ना हो कि मैं मेरे साथ कोई भेदभाव। Will you be moving forward in this direction, sir? Union government is कोई हम तो मूव फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं उनके साथ कैसे निपटना है, इस पर भी साथ साथ विचार करना पड़ेगा। क्या और विकल्प हो सकता है, उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो हुआ है उससे हम सब आहत हैं, और उसी आहत को आपके साथ बांटने के लिए आए हैं। शायद आप भी आहत हुई हो, नहीं तो क्या पता आप उधर बैठे हुए यहाँ बैठी होती।
सर 3 साल बाद इसको नोटिफाई क्यों किया गया, सीधा सा सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकली भी बताएं। ये भी बार बार पूछा जा रहा है, ये भी गलती हुई, विश्वास कर लिया दूसरे लोगों। इन्होंने ही कहा कि थोड़ा रुकिए, अभी सेंसस हो रहा है, तो हमने कहा चलिए, क्योंकि इनके साथ लेकर के ही चले थे उस समय भी इन्होंने। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि 2026 का साल भी शुरू हो गया, थोड़े महीनों के बाद अब हम आधा साल गुजर जाएगा और फिर अगले चुनाव का समय आ जाएगा, तो शायद ये संभव ना हो पाए कि हम इस सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कर पाए। तो तब एक बड़ा ईमानदाराना तरीके से ये विकल्प दिया गया कि हम पिछले सेंसस ले लेते हैं। अब जब उस पर भी आपत्ति हुई तो एक बड़ा जनरल सा फैसला लिया, यानी नियत भी थी और प्रतिबद्धता भी थी। अगर नियत ना होती तो तब भी ये हम विचार ना सामने रखते, और अगर प्रतिबद्धता ना होती तो हम भी कहते कि साहब ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, स्टेटस को हमारे लिए ठीक है, तो हमें भी क्या दिक्कत है। सर 545 के रिजर्वेशन लागू क्यों हुई? सीटें बनानी किसी भी कर लेते हैं, उसके बाद देखिए ये जब 2023 की बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहा था कि सेंसस हो जाए, डिलिमिटेशन हो, वो भी उनकी भी यही बात थी। ये तो अब जब वो पीछे हटना चाह रहे हैं तो 543 कह रहे हैं। जितेंद्र जी, आपने कुपों के मसले पे कहा कि हम महिलाओं को 33% पे क्यों मान रहे हैं, क्यों ना 50% भी आ जाए। आपने ये भी कहा कि कांग्रेस में जो मैंने महिलाएं नहीं हैं कहा 50%, मैंने 33% ही कहा है। लेकिन जो मेरिट के आधार पर हमारी पार्टी टिकटें देती है, वो जो मेरिट के आधार पर टिकट देती है, माननीय सरोज पांडे जी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेता, बहुत पुरानी हमारी साथी हैं, और ये खास तौर से रात को रायपुर से लगभग पैदल चलकर यहाँ पहुंचे, क्योंकि आने का कोई जरिया नहीं था। और ये देखिए, ये जाहिर करता है किस प्रकार हमारी प्रतिबद्धता है इस संगठन की और हमारी महिला नेताओं की, नेत्रियों की। जितेंद्र इस विषय के जी, मेरा आपसे सवाल मैं ये कह रहा था, आरक्षण 33%, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब सरोज जी भी आ गई, इनका कहना था कि क्या आप अपनी पार्टी में 33% देते हैं कि देंगे। मैंने कहा हमारी पार्टी में मेरिट के आधार पर टिकट दी जाता है, 33 के बजाय 35 भी हो सकता है, जहां हमें महिला मिलेगी। हम कोई परिवार की महिला को तो देते नहीं है। मेरा जितेंद्र जी सवाल यही था कि उस मेरिट में वीएस रमा देवी के अलावा कोई महिला क्या कभी फॉल ही नहीं करी जो प्रदेश अध्यक्ष ही ना बन पाई इतनी बड़ी पार्टी में? ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है। जहां जहां भी, क्योंकि सूची वो दिखती नहीं है ना, आपकी मेरिट में वो महिला दिखती नहीं है वीएस रमा देवी के अलावा कि जिसको आपने कभी प्रदेश अध्यक्ष कहीं का बनाया हो। ऐसा नहीं है। महिलाएं, ये पिछले 12 सालों में ही महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, ये भी आप सोचिए। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिखती थी, रमा देवी भी नहीं दिखती। पार्टी चलाने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि गत 12 वर्षों में ही ये सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में लगभग थी ही नहीं। हाँ, और जैसे मैंने पहले भी कह चुका, और अब ये मैडम भी कह रही है कि पहला राजनीतिक दल है जिसने 33% आरक्षण दिया है, संगठन में दिया। संगठन में दिया है। वहीं से शुरुआत हुई। 2023 का बिल फिर से लेकिन दूसरी पार्टी ने हमें देखकर भी नहीं दिया। सर 2023 का बिल फिर से कांग्रेस इंट्रोड्यूस करने को बोल रहे हैं, तो क्या बीजेपी इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करेगी या कुछ और संशोधन या कुछ अलग तरीके से इसका सब ढूंढा जाएगा? सर नहीं, ऐसा है कि अब हमें विश्वास कैसे कर ले कांग्रेस वाले? वो जो कहते हैं, वो जब हम उस पर अमल करते हैं तो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। इस बार भी तो हमने सोचा था कि वो सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करवाएंगे, उसमें मदद करेंगे। ना उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी, ना उन्होंने अपने घर में रहने वाली गृहिणी और बेटियों की बात सुनी, ना समाज की महिलाओं की बात सुनी। तो जिनका रिकॉर्ड इस तरह का है, जो अपने घर के ना हो सके, उन पर हम कैसे विश्वास करें? हमारे बीच में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, लंबे समय तक संगठन में काम करने वाली
चंडीगढ़ की हमारी पूर्व मेयर आशा जी हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाकी आप जाइए। अब आ जाएगा। मैं माननीय सरोज जी से निवेदन करूंगा कि वे कुर्सी पे बस मेरा ख्याल है मेरी आवाज इतनी है कि सबको सुनाई पड़ रहा होगा, तो माइक की उतनी जरूरत नहीं है। थोड़ा आवाज बुलंद करने की भी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों की आवाज इतने बुलंद होने के बाद भी लोग सुन नहीं रहे। जैसा कि आपको विदित है, विगत दिनों जो संसद में हुआ और उस ऐतिहासिक दिन के लिए हम सब पूरे देश भर की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि आरक्षण लागू हो जाएगा। 33% आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में। बिल पेश हुआ, संविधान में संशोधन के साथ पेश हुआ और इस मंशा के साथ में उसे रखा गया कि 2029 में देश की संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को स्थान मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से एक अच्छी मंशा को विपक्ष ने धराशायी करने का काम किया और उस बिल के गिरने के बाद जैसा उनका व्यवहार सदन के अंदर में था, वो हम सब महिलाओं को अंदर तक आहत करता है। ताली पीटना, खुशी मनाना, और ये 4 दशकों से ज्यादा समय हो गया। हम 4 दशक से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पहला राजनीतिक दल है जिसने 33% आरक्षण अपने संगठन में देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमने शुरुआत करी, लेकिन अभी तक महिलाओं को केवल वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वोट की राजनीति के लिए महिलाओं का उपयोग होता है। कौन सी जगह से ज्यादा और किस मुद्दे पे महिलाएं हमको वोट करेंगी। प्रियंका गांधी जी, जिस प्रकार से मैंने उनको सदन में सुना था कि उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हम ये प्रश्न उनको जरूर पूछना चाहते हैं कि वो लड़की बाकी बहनों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, उन्होंने इस लड़ाई को क्यों छोड़ दिया। ये प्रश्न चिन्ह आज हम सब बराबर इसको खड़ा करना चाहते हैं। और कब तक ये भेंट हम चढ़ते रहेंगे। महिलाएं आज नेतृत्व करता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पायलट भारत में है। पहले और अब की स्थितियां बदली हैं। महिलाएं नीति निर्माता बने, केवल लाभार्थी के तौर पर, वोटर के तौर पर उनको न देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बहुत साफ स्पष्ट मंशा के साथ में बिल को पेश किया और जिस प्रकार की परिस्थितियां 2014 से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जो महिलाओं के हित का था। प्रधानमंत्री आवास योजना, उस पर अगर मालिक के उस पर नाम लिखा जाएगा, उस मकान के मालिक का नाम होगा तो महिला का नाम होगा। एक ये सम्मान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत छोटा स्लोगन लेकिन बहुत दूर तक असर करने वाला था। ऐसे बहुत से राज्य थे जहां बेटी का पैदा होना अभिशाप था। लोग बेटी पैदा होने के साथ साथ इतने बड़े दूध के बर्तन में उस बिटिया की विदाई की तैयारी कर देते थे और उससे आगे बढ़ के लोगों ने अगर पेट में ही कन्या भ्रूण हत्या की स्थितियां इतनी ज्यादा हो गई कि अनुपात बिगड़ गया। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और इसका सकारात्मक पहल है कि आज बेटियां पुरुषों के बराबर हैं। ये अनुपात ठीक हुआ। ये बहुत घातक परिणाम देता। उज्ज्वला योजना, गैस बहनों को मिले और उन्हें 40 की उम्र में 70 साल की बीमारियां ना लग जाएं। होता ये था कि वो जब चूल्हे फूकने की शुरुआत करती थी, जब 40 की उम्र में उस बहन इतना धुआं वो सक कर लेती थी कि उस बहन को 70 साल में जो बीमारियां होनी चाहिए थी उसके लंग्स काम करना बंद कर देते थे और उस बहन को कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। गरीबी के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गरीब हैं उनका भारत आयुष्मान योजना में इलाज होना चाहिए। ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी ने 2014 से शुरुआत करी। इसके पहले भी इन सब पर बात हो सकती थी, लेकिन ये योजनाओं पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, बहुत छोटी बात थी लेकिन मैं संकोच के साथ कहती हूँ, शौचालय की बात।
जब हम कभी यूपी वगैरह के गांव की तरफ जाते थे तो वहां पर महिलाएं शाम होने का इंतजार करती थी, वो बाहर नहीं जाती थी। एक अमानवीय यंत्रणा से गुजरती थी। शौचालय सब घर पर बने और जरूर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी। कांग्रेस के नेता ने उपहास उड़ाया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शौचालय बनाने के लिए बनाया है। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन मन को पीड़ा पहुंचाने वाली बात थी। मैं इसलिए इस बातों का जिक्र कर रही हूँ कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार के निर्णय किए हैं, ये सब निर्णय मन को छूने वाले थे और बहनें उन पर बहुत विश्वास कर रही थी। और इसलिए 2029 में ये बिल लागू होगा, हम सबका विश्वास था। आने वाले समय में ये बिल लागू होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हम मानते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है और ये जरूर होगा और आने वाले समय में बहनों को आरक्षण मिले। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी तय होगा कि जब महिलाओं का साथ देने का विषय था तो कौन लोग महिलाओं के साथ खड़े थे और कौन महिलाओं के रास्ते में रोड़ा बन के खड़े थे। ये बात भी विपक्षी दलों को समय के साथ में जवाब देना होगा। केवल भय की बात है, महिलाओं का ज्यादा आना विपक्षी दल को भय लगता है, उनको लगता है कि ये श्रेय की राजनीति है और हमारा मानना है कि श्रेय की राजनीति के कारण विपक्षी दल ने इस बिल को गिरा दिया, हम महिलाओं के साथ में विश्वासघात किया। मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है। कोई अगर आपके प्रश्न होंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस तरह से विपक्ष ने कहा एज यू सेड कि वो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए, क्या आप समर्थन करेंगी इसको 2023 के फॉर्मेट में ही विदाउट डिलिमिटेशन करवाया जाए, इसको फिर से इंट्रोड्यूस करा के एज यू सेड 2029 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया? देखिए, बहुत सारी चीजें संविधान में संशोधन इसीलिए लाया गया और उसको जिस फॉर्मेट में करना है सरकार उस पर बहुत सोच विचार कर ही आगे बढ़ी। 54 करोड़ की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ पर होती है तो परिसीमन आवश्यक है। कुछ चीजें बेहद जरूरी हैं, उन बेहद जरूरी चीजों को करना है। जिस फॉर्मेट में किया जा सकता है प्रधानमंत्री जी उसको उस फॉर्मेट में जरूर लाएंगे। लेकिन मैं अगर कहूं कि आज इसको इसी फॉर्मेट में कर दिया जाएगा तो मेरा मानना स्पष्ट और साफ है कि कुछ चीजें संविधान के दायरे में ही होंगी। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये क्योंकि पहले भी बात आई, 2023 में भी जब बिल पास हुआ था तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों का यही मानना था कि परिसीमन के बाद ही लागू किया जाए और इसी बात को लेकर के उन्होंने समर्थन दिया था। लेकिन अब चूंकि इसको रोकने के लिए और चाहिए तो कह रहे कि साहब ऐसा अंतर केवल इतना है कि जो अभी चल रहा है सेंसस ऑनगोइंग, अब हमें महसूस हो रहा है कि उसके परिणाम उस तरह से उस समयबद्ध सीमा में नहीं आ पाएंगे कि परिसीमन भी उसमें मुकम्मल किया जा सके। इसलिए कोई और विकल्प चाहिए। महिला सांसदों का कार्ड भी नहीं मिला सर, जो दिल्ली गठबंधन की महिलाएं हैं उनका भी वोट नहीं मिला। ये इसी बात का प्रतीक है कि किस तरह से महिलाएं वहां के पुरुष नेतृत्व के नीचे दबी हुई हैं। सर, आपने पेट्रियार्की की बात की, मेरा सवाल मैम से है। जिस तरह आप राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, विपक्ष हमेशा बीजेपी को इस आधार पर उनकी आलोचना करता है कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, वो सारी या तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है या फिर गृह मंत्री अमित शाह के पास। क्या आपको लगता है ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो 2-4 आप उदाहरण दे पाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष को मेरा पहला तो ये कहना है कि ये कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे निर्णय का अधिकार हमारे नेताओं के पास में है। सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम जीत कर आते हैं, बंडल से जीत कर आते हैं और महिलाओं को कोर कमेटी में हमारी महिलाएं होती हैं। हमारी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चुनाव समिति में बैठती है, निर्णय में बैठती है। देश भर की महिलाओं के साथ में उनकी बातचीत होती है, तो जो चुनाव के निर्णय होते हैं उसमें वो उनका मजबूती के साथ में वकालत करती हैं। निर्णय हमारे यहाँ पर एक पूरी कोर कमेटी बैठती है, वो करती है, ना कि किसी के हाथ में है। और विपक्ष की बात अगर कहें तो विपक्ष का निर्णय कहाँ से होता है?
विपक्ष निर्णय ही नहीं कर पाता है और उनके यहाँ पर उनके निर्णय को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मानता है, दूसरे व्यक्ति के निर्णय को पहला व्यक्ति नहीं मानता है। इसमें ये भी बात जोड़ दें, पहली बात तो ये है कि यही एक सरकार है जिसके चलते पहली बार एक अनुसूचित आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली महिला राष्ट्रपति भवन में जाकर के बैठी। पहले इससे पहले किसी ने साहस नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि आप ये जो प्रश्न पूछ रही हैं ये इस मानसिकता से प्रेरित है जिस मानसिकता ने गत 50-60 बरस रसोई घर में होते हुए फैसले लिए या डाइनिंग टेबल पर, मैं आ रहा हूँ उसी पे, डाइनिंग टेबल पर जहां माँ और बेटा बैठ करके फैसले कर लेते हैं। तो आपको ये लग रहा है, आपको किसने ये कह दिया कि यहाँ सामूहिक फैसले नहीं होते? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन बाहर करती है उसी तरह संगठन के भीतर भी करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है भोजन की व्यवस्था की हुई है। कैसे हैं? बहुत कष्ट हुआ आपको।